जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर 2। फार्माकोकाइनेटिक्स का ना हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था डेफिनेशन कि जो आल्टरेशन और मूवमेंट है ड्रग की बॉडी के अंदर उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ना चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। बट आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा इन दोनों का है, एब्जॉर्प्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहले हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को समझेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तीन तरह से होती है। एक कैरियर मीडिएटेड, दिस वन, पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। तीन तरह से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है, कैरियर मीडिएटेड से, पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इजी एक कंसेप्ट है कि मेम्ब्रेन जो आपकी है लिपिड मेम्ब्रेन, उसमें कुछ पोर्स होते हैं या एक्वस चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, जो यहाँ से आपके वाटर ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो वाटर चैनल्स के थ्रू, जिनको एक्वापोरेंस भी कहते हैं, एक्वास्पोर्स भी कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये फिल्ट्रेशन है। अब मेनली क्या है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर पहला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस कि आपने ड्रग को या कोई भी मॉलिक्यूल है उसको आपने लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है। तो वो खुद से तो जाएगा नहीं, उसको कोई ना कोई कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, और कैरियर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी एटीपी के थ्रू आएगी। एटीपी की ब्रेकडाउन से एनर्जी आएगी उस कैरियर को, और जो कैरियर है वो आपकी ड्रग को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट उसकी कर देगा। तो ये सिंपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें दो तरह से होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो मैंने आपको अभी बताई है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टर है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ड्रग यहाँ पे आके बाइंड की, इसने इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज मींस के स्ट्रक्चरल कुछ चेंज की, थोड़ी बहुत उसकी स्टेट को चेंज किया, ट्रांसपोर्ट एक्टिव हुआ, उसने इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। तो ये इसकी एक ट्रांसपोर्टेशन है जो कैरियर कर रहा है। अब सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि एनर्जी प्राइमरीली एटीपी से नहीं आ रही। कहाँ से एनर्जी आ रही है? इसमें सोडियम, अगर लेट्स सपोज कोई भी सोल्यूट है, सोडियम है या क्लोराइड है, कोई भी है, हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एक ट्रांसपोर्टर है जो सोडियम को सेल के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। अब जो इसकी मूवमेंट हो रही है, इसके साथ ही अगर हम अटैच कर दें ग्लूकोज को, तो वो भी इसको अपने साथ ले जाएगा इसी डायरेक्शन के अंदर। तो ये बन जाएगा ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट उसे हम कहते हैं जो सेम डायरेक्शन के अंदर चीज़ को लेकर जा रहा है। एनर्जी कहाँ से आएगी? जो सोडियम की मूवमेंट हो रही थी यहाँ यहाँ पे, उससे जो एनर्जी डिराइव हुई है वो ग्लूकोज भी उसके साथ कपल्ड होके उसके साथ ही मूव कर गया, और वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर।
तो ग्लूकोज की यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो रही है, और क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है ग्लूकोज की और सोडियम की, तो उसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। अब लेट्स सपोज एक अदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सोल्यूट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एनर्जी ड्राइव हो रही है इधर भी, ठीक है, लेकिन जो हमने चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी चीज़ को, वो बाहर इस डायरेक्शन के अंदर आ गई है। तो आपका जो सोल्यूट है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ड्रग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे भी कहाँ से आ रही है, इस सोल्यूट की मूवमेंट से आ रही है एनर्जी, लेकिन इनकी डायरेक्शन दोनों की ट्रांसपोर्ट होने की डिफरेंट है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये दोनों एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी में। प्राइमरी तो ये है कि जो आपकी एनर्जी जिसमें एटीपी के थ्रू आ रही है, एटीपी की ब्रेकडाउन से। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम पैसिव डिफ्यूजन को देख लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट आपकी ड्रग की हो रही होती है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब अफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन क्या है और आयन ट्रैपिंग क्या है। अफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन में क्या होता है, ये आपकी एसिडिक ड्रग है, लेट्स सपोज एक एसिडिक ड्रग है, ये अगर इस फॉर्म में होती है H पॉजिटिव और COO माइनस, या HCO2 माइनस, ये अब इसकी आयनाइजेशन फॉर्म है। ये जो आयन्स हैं इनका एब्जॉर्ब होना मुश्किल है, क्योंकि मेम्ब्रेन से इन्होंने पास करना है, तो वहाँ पे इनको रिपल्शन आएगी, वहाँ पे भी कोई ना कोई आयन्स होंगे, या तो अट्रैक्ट करके अपने पास ही रख लेंगे या फिर उसको रिपेल कर देंगे। तो आयनाइजेशन का फैक्ट क्या है कि जो आयनाइज्ड ड्रग होगी उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जो अनआयनाइज्ड होगी मींस कि न्यूट्रल होगी उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अब आयन ट्रैपिंग इसी से ही आता है, आयन ट्रैपिंग इसी में ही आता है कि अगर आपकी न्यूट्रल ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, ये मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन में चलेगी आपकी ड्रग, ठीक है। अब जब उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो आयनाइज्ड हो गई, ठीक है, H पॉजिटिव और HCO2 माइनस के अंदर। मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लिया क्योंकि वो न्यूट्रल थी, अब मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद वो आयनाइज्ड हो गई, तो अब ये ट्रैप हो गई है, मीन्स के वापस नहीं जा सकती क्योंकि ये आयनाइज्ड हो चुकी हुई है। तो इट मीन्स कि वो आयन ट्रैपिंग इसको हम बोलते हैं कि एसिडिक अगर ड्रग चले गई है, या बेसिक भी है, न्यूट्रल थी पहले, वो जब उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया वो वहाँ पे आयनाइज्ड होगी, तो अब वापस नहीं निकल सकती, आगे ही मूवमेंट उसकी स्लोली स्लोली मूवमेंट फॉरवर्ड ही होगी। अब थर्ड फिल्ट्रेशन डिस्कस हो गया। अब दो कंसेप्ट्स आते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के ही दो कंसेप्ट्स और हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है,
सेल के अंदर, एंडो मीन्स इन, ठीक है, या एंट्री, साइटोसिस सेल, सेल के अंदर कोई चीज़ को लेकर जाना वो एंडोसाइटोसिस है। अगर वो ड्रॉपलेट्स हैं या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अगर उसकी वो सॉलिड पार्टिकल है, लार्ज है, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब एनगल्फमेंट होती है लिपिड लिक्विड की या स्मॉलर पार्टिकल्स की या लार्जर पार्टिकल्स की और सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स की या लार्जर मॉलिक्यूल्स की, जो फैगोसाइटोसिस है, इन दोनों में जो भी एनगल्फमेंट होती है उसके बाद वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। ये सेल था, ये कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जिनको हमने एनगल्फ करना है। ये मेम्ब्रेन यहाँ से उठेगी, इसको एनगल्फ कर लेगी और ये वेसिकल अंदर आपका ये बन जाएगा। तो इसको हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं एंडोसाइटोसिस को। और फर्दर उसकी जो टाइप्स हैं पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि वेसिकल यहाँ पे आके अटैच हुआ, या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वेसिकल यहाँ पे अटैच हुआ और मेम्ब्रेन ने इसको बाहर निकाल दिया, सेल ने इसको बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एग्जिट साइटोसिस सेल। ये दो फिनोमिनास भी हो गए। अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन के कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला फैक्टर है वाटर सोल्युबिलिटी। ज़रूरी है, ज़ाहिरी बात है, जब वो डिज़ोल्व होगी उस सॉल्यूशन बनाएगी वाटर के अंदर तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। एरिया, एरिया मींस कि ये मेम्ब्रेन है, जितनी जितना एरिया उस मेम्ब्रेन का होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो ये एरिया भी जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। वेस्कुलैरिटी मींस कि यहाँ पे ब्लड की वेसल्स कितनी है, क्योंकि जितना ब्लड वहाँ से पास कर रहा होगा उतनी ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती रहेगी, उसकी सैचुरेशन नहीं आएगी। पानी थोड़ा होता है तो थोड़ी ड्रग डिज़ोल्व होती है, ठीक है। सॉल्वेंट थोड़ा होता है, थोड़ी ड्रग डिज़ोल्व होती है। बट आपका ब्लड करता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, वेसल्स ज़्यादा हैं, तो वो जो ड्रग है वो भी एब्जॉर्प्शन उसकी भी ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर। देन उसका है रूट। रूट पे भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। ज़ाहिर बात है, औरल अगर आप दे रहे हो तो जीआईटी एब्जॉर्प्शन है। स्किन से भी आप कर रहे हो वो ट्रांसडर्मल है, अगर आप स्किन को यूज़ कर रहे हो एब्जॉर्प्शन के लिए। औरल रूट कर रहे हो तो आप मींस कि आप जीआईटी को यूज़ कर रहे हो एब्जॉर्प्शन के लिए। लास्ट पे है लिपिड सोलबिलिटी। लिपिड सोलबिलिटी भी ज़रूरी है वाटर सोलबिलिटी के साथ। वाटर सोलबिलिटी तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए है, जितनी ज़्यादा ड्रग की डिज़ोल्यूशन होगी, डिज़ोल्व होगी, वो उतनी एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लिपिड सोलबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि उसने मेम्ब्रेन से पास करना है, तो मेम्ब्रेन से पास करने के लिए उसको लिपिड सोलबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ये फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किस चीज़ की है? फॉस्फोलिपिड्स की। तो उसको भी, ड्रग को भी लिपिड सोलबिलिटी उसकी ड्रग की भी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ से पास कर सके। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी सिंपल कॉन्सेप्ट ये है
मैंने आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझाया था, वही चीज़ को अगर आप यहाँ पे लेके चलें, 100% ड्रग एब्जॉर्ब हुई, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर से, प्राइमरीली थ्रू लीवर, 50% तो लीवर ने मेटाबोलाइज कर दी, बाकी जो सर्कुलेशन में गई वो थी 50%। ये जो 50% है जो अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर सर्कुलेशन में पहुंच गई है, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। मीन्स 0.5 फ्रैक्शन ऑफ ड्रग that reaches the circulation, fraction of drug that reaches the circulation in unchanged form, जो चेंज ना हो, जो मेटाबोलाइज ना हुई हो, जो एक्टिव फॉर्म के अंदर जो सर्कुलेशन में चले गई है, तो ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की। जो भी ड्रग है वो बॉडी में जाती है, ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, तो उसने टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लिपिड सोलबिलिटी। जितनी ज़्यादा लिपिड सोलबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा वो टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और वो हम कौन सा पैरामीटर है जो शो करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग की बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आपने डोज दी थी आईवी। आईवी मीन्स कि ताकि हम ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और इस चक्कर से ज़रा हट के देखें कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो कितनी डोज आपने आईवी दी थी? लेट्स सपोज 1000 mg आपने आईवी दी थी, और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बाद में कैलकुलेट की तो 50 mg पर लीटर थी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका 20 लीटर आ गया। आपकी बॉडी के अंदर 5 लीटर 6 लीटर खून होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 20 लीटर आया हुआ है। इट मीन्स कि ये हाईली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये जो ड्रग है, जिस भी ड्रग का ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया। और ये 20 लीटर है क्योंकि इतना लीटर होता नहीं है हमारी बॉडी में, तो इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल कह देते हैं कि यह एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, जो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ब्लड कितनी एक्सटेंट तक या कितना ज़्यादा ब्लड जो है, ड्रग जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब जो हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग होती हैं ना, जो वो जैसे ही सर्कुलेशन में एंटर होती हैं किडनी के अंदर, लिवर, जो आपका हार्ट है, ब्रेन है, जिनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिन टिश्यूज़ का, तो वो जल्दी से जो लिपिड सोलुबल ड्रग होंगी, जो हाईली लिपिड सोलबिलिटी है जिसकी ड्रग की, वो सबसे पहले किडनी, हार्ट, ब्रेन में फटाफट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आएगी सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, ये जो वापस आना है सर्कुलेशन के अंदर इसका, उसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब सर्कुलेशन से ये जाएगी जो जिनका ब्लड फ्लो थोड़ा कम है उन टिश्यूज़ के अंदर, जिस तरह फैट्स मसल के अंदर। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई कि जो हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग हैं बॉडी में जाते साथ वो किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो जिनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ का, वहाँ पे चले जाती है। फिर वहाँ से कुछ टाइम बाद वापस आती है सर्कुलेशन के अंदर। उसका वापस आना हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वापस सर्कुलेशन के अंदर आई और फिर उसके बाद दोबारा फैट और मसल्स वाले टिश्यूज़ के अंदर गई जहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम था। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है
प्रोटीन बाइंडिंग का। प्रोटीन बाइंडिंग को हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब ड्रग ने हम फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद। तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक फिनोमेना प्रोटीन बाइंडिंग का भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर, और वहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, आपको पता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ड्रग थी 100%, हम सपोज करते हैं क्वांटिटी को 100%। इसमें से 50% जो थी ना वो बाइंड कर गई एल्ब्यूमिन के साथ, बाकी 50% फ्री ड्रग है। ये भी फ़्लो करेगी, ये भी फ़्लो करेगी, दोनों फ़्लो करेंगी, लेकिन इसका एक्शन आएगा, ये एक्शन नहीं कर सकती जो प्रोटीन के साथ बाइंड है, इनका एक्शन नहीं आएगा, ना ये मेटाबोलाइज होंगी। जो फ्री ड्रग है उसका एक्शन भी आएगा और वो मेटाबोलाइज भी होगी। जब ये फ्री ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी, जैसे जैसे ये मेटाबोलाइज होती रहेगी, एक्टिव ड्रग जो थी उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। फिर जो प्रोटीन बाइंडिंग हुई भी ड्रग थी वो अपने आप को प्रोटीन से रिलीज़ करवाती जाएगी। फिर इसका एक्शन जो यहाँ से फ्री होगी ड्रग, उसका एक्शन आएगा, ठीक है। एक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो वो प्रोटीन बाइंडिंग के साथ जो ड्रग लगी हुई थी प्रोटीन्स के साथ वो रिलीज़ होती रहेगी। फिर जो रिलीज़ होगी उसका एक्शन आएगा और फिर देन मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इस केस में अगर हम कहें कि प्रोटीन बाइंडिंग कितनी हुई है, 100% दी थी, 50% प्रोटीन के साथ बाइंड कर गई, तो प्रोटीन बाइंडिंग इस ड्रग की कितनी होगी, 50%। और जो बाकी 50% है वो अपना एक्शन करेगी जब मेटाबोलाइज हो जाएगी। उसमें से लेट्स सपोज इसमें से 20% मेटाबोलाइज होगी, ठीक है, जो फ्री थी हमारे पास, उसमें से 20% मेटाबोलाइज होगी। तो जो 50% बाउंड थी उसमें से 20% रिलीज़ हो जाएगी। तो ये इस तरह फिनोमेना चलता रहता है प्रोटीन बाइंडिंग का। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि प्रोटीन बाइंडिंग वाली जो ड्रग है वो ना तो मेटाबोलाइज होगी ना उसका एक्शन आएगा। तो आपने इसको देख के चलना है कितनी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, कितनी थोड़ी प्रोटीन बाउंड ड्रग है। बाद में तो फ्री होगी वो, नो डाउट, कि अगर 90% प्रोटीन बाउंड है, 10% का एक्शन आया, वो मेटाबोलाइज होगी हल्की फुल्की, फिर यहाँ से रिलीज़ होती रहेगी, तो वो चलता रहेगा। बट ये है कि इसको प्रोटीन बाइंडिंग को देखना कि कितना लॉन्गर एक्शन आ रहा है, कितनी बाउंड है प्रोटीन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उस लिहाज से कम, उसकी मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो भी उस लिहाज से कम, उसका एक्शन भी उस लिहाज से ही आपने देखना है कि सिर्फ 10% ड्रग हमें मिलेगी फर्स्ट, उसका एक्शन कितना होगा, जो 90% तो बाउंड होगी। तो ये कुछ फिनोमेना हम स्टडी कर रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी जो दो हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी जो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है वो उसमें एक फिनोमेना प्रोटीन बाइंडिंग का भी है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। तो ये सारे जो फिनोमेनाज हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स है, डायनामिक्स हैं, ये सब यूज़ होते हैं कि ड्रग की क्या डोजिंग फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी, क्या डोजिंग होगी उसकी, कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो कितनी ड्रग देनी है, टॉक्सिसिटी ना हो जाए ड्रग्स की। तो ये सब चीज़ें उसमें डोज वगैरह में और ड्रग डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट वगैरह में ज़रूरत होती है इन सब पैरामीटर्स की। प्रोटीन बाइंडिंग से ही नेक्स्ट एक आता है टिश्यू प्रोटीन्स।
ये मैंने जो बात बताई है ये था प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। टिश्यू प्रोटीन्स भी सेम ही हैं। टिश्यू प्रोटीन के साथ जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रोटीन्स होती हैं, उनके साथ आपकी ड्रग बाइंड कर जाती है टिश्यूज़ में जाके, तो इसको हम टिश्यू स्टोरेज कहते हैं। ये लास्ट एक बात आपकी बुक में लिखी हुई है। सो ये था आपका आज का लेक्चर, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को।